भाई देखो, मैं तो साफ तौर पे बोलूँगा, 11 मार्च को ये फिल्म रिलीज हुई, 10 मार्च को चुनाव के परिणाम आए। हमारे देश की विडंबना ये है, 1 मिनट और लूँगा, हमारे देश की विडंबना ये है कि मेरी एक आंख फूट जाए तो किसी को कोई तकलीफ नहीं, मुझे भी तकलीफ नहीं। अगर उसकी दोनों आंखें फोड़ दी जाएं तो मेरे से ज़्यादा परम सुखी कोई नहीं। मोदी जी वहाँ उस समय राज्य प्रभारी हुआ करते थे जम्मू कश्मीर के। अकबर के सेनापति थे मान सिंह, और महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? शेर खान। छत्रपति शिवाजी के अंगरक्षक कौन थे? 7 अंगरक्षक थे, 7 के 7 मुस्लिम थे। योगी जी और मोदी जी और बीजेपी आरएसएस इस समय वही काम कर रहे हैं। सवर्णों की तो एक आंख उन्होंने फोड़ रखी है, लेकिन उन्होंने खुश इसलिए कर रखा है कि देखो ओबीसी वाले तुमसे नीचे, हमने उनकी दोनों आंखें फोड़ रखी हैं। एससी एसटी वाले तुमसे और नीचे, हमने उनकी दोनों आंखें भी फोड़ रखी हैं। एक नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। 11 मार्च को एक फिल्म रिलीज हुई, द कश्मीर फाइल्स। इस फिल्म को लेकर अब काफ़ी विवाद चल रहा है। एक तरफ उसको टैक्स फ्री किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो है तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि इस तरीके की फिल्म जो है वो रिलीज़ नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए। तो उसमें टैक्स फ्री आखिर सरकार की तरफ से क्यों किया जा रहा है? क्या कोई इसमें मंशा है, क्या कुछ है? तो अरुणेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और तमाम बिंदुओं पे, तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उस फिल्म में है और क्यों इसको टैक्स फ्री किया गया है। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से उस पर टैक्स फ्री किया गया है? नहीं, फिल्म ठीक है, फिल्म देखनी चाहिए, लेकिन फिल्म को फिल्म की तरह देखिए। द कश्मीर फाइल्स है, इसमें कश्मीर के जो शरणार्थी हैं तो इनके ऊपर ये फिल्म बनाई गई है। फिल्म को फिल्म की दृष्टि से देखा जाए, फिल्म में राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नाट्य रूपांतरण है, ये कोई वृत्त चित्र नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। इसको भारतीय जनता पार्टी ने, भाई देखो, मैं तो साफ तौर पे बोलूँगा, 11 मार्च को ये फिल्म रिलीज हुई, 10 मार्च को चुनाव के परिणाम आए। परिणाम जो रहे, भारतीय जनता पार्टी की खासियत है, वो हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। तो चुनावी मोड जो अगले चुनाव के लिए, गुजरात में चुनाव होना है, वहाँ हिंदू मुस्लिम एक अहम मुद्दा रहा है, हिमाचल में भी चुनाव होना है, और जो हिंदी बेल्ट है जिसमें गुजरात, वो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, इन तमाम राज्यों में चुनाव है, और 2024 में सेंटर का चुनाव है। तो इन सबको मद्देनज़र रखते हुए चुनाव के दौरान इनका जो हिजाब वाला मुद्दा था वो फ्लॉप हो गया, उनको जनता ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो इन्हें एक नया मुद्दा चाहिए। बीजेपी की खासियत ये है कि हमेशा वो कम्युनल, एक सांप्रदायिक एंगल ढूंढते, उस एंगल को ढूंढने के लिए इन्होंने द कश्मीर फाइल फिल्म रिलीज की, और इस फिल्म को लिए पहले एक बेस तैयार किया। कपिल शर्मा शो में साहब इसका प्रमोशन नहीं होगा, वो भी स्क्रिप्टेड था। विवेक अग्निहोत्री जी वही हैं जो 2014 से पहले नमाज पढ़ते थे, उनका एक ट्वीट भी वायरल हो रहा है कि वो नमाज पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब मैं फ्रीडम महसूस कर रहा हूँ, और अब वो इस तरीके की फिल्म लेके आए। ये फिल्म बिल्कुल आरएसएस के पैटर्न पे चल रही है, आरएसएस के हिसाब से चल रही है। इसको, अब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, इसको टैक्स फ्री किया गया, बहुत अच्छी बात है, कश्मीरियों का दर्द आपने दिखाया, ठीक है। लेकिन इससे कुछ दिन पहले दिवाली के समय एक फिल्म आई थी जय भीम। क्या आरएसएस के लोग, उसमें भी जो दलित तबका था, शोषित तबका था, उसके ऊपर हो रहे अत्याचारों के बारे में बताया गया था, और अत्याचार करने वाले कौन थे? वो भी हिंदू थे, और अत्याचार किस पे हो रहा था? वो भी हिंदुओं पे हो रहा था। उस फिल्म को आरएसएस ने क्यों नहीं उठाया? उस फिल्म पे जो कथाकथित हिंदूवादी लोग हैं ये क्यों नहीं बोले? अब इस फिल्म पे क्यों बोल रहे हैं? और इससे पहले एक और फिल्म आई है शूद्र, उसमें जो हमारे देश के शूद्रों पे के ऊपर हजारों साल से जो आपका अत्याचार हो रहा है, उस पर कोई क्यों नहीं बोल रहा? आर्टिकल 15 करके एक जो आर्टिकल 15 आई है, एक महानायक फिल्म आई है, ऐसी तमाम फिल्में हैं। तो इन फिल्मों को भी आप टैक्स फ्री करो ना, इन फिल्मों को भी टैक्स फ्री करो, और इन फिल्मों के लिए भी जो कथाकथित हिंदू संगठन, जो अपने आप को स्वघोषित हिंदू संगठन बोलते हैं, आप उन्हें हिंदू संगठन मत बोलिए, आप उन्हें सिर्फ ये बोलिए कि आप आरएसएस के एक जाति विशेष के संगठन हैं, और आप सिर्फ वही जाति विशेष के एजेंडा चलाएंगे। आप खुल के बोलिए ना उस चीज़ को। आप हिंदुत्व की आड़ क्यों लेते हैं? अगर हिंदू की बात करते हैं तो हिंदू में आपका हर जाति का आदमी आता है। इन फिल्मों को प्रमोशन क्यों नहीं कर रहे हो? इन फिल्मों के लिए तो आप ये बोल देते हो ये तो साहब बहुत पुरानी बात है, ये अभी की बात नहीं है। तो जो कश्मीर फाइल्स है ये कौन सी अभी की बात है? ये बताओ, ये 22 साल 32 साल पुरानी बात है। अब अगर हम फिल्म की पृष्ठभूमि पे बात कर लें, उस समय किसकी सरकार थी? केंद्र में किसकी सरकार थी? भाजपा समर्थित सरकार थी। राज्यपाल कौन था उस समय जम्मू कश्मीर का? भाजपा का राज्यपाल था। राष्ट्रपति शासन
प्रशासन लगा हुआ था, तो जिम्मेदारी किसकी थी? बीजेपी की थी। राज्य प्रभारी उस समय कौन था? नरेंद्र मोदी जी वहाँ उस समय राज्य प्रभारी हुआ करते थे जम्मू कश्मीर के। तो ये सब चीज़ें प्लांटेड थी। कश्मीरी हिंदुओं का वहाँ से पलायन कराना था। एक आरटीआई के दौरान भी खुलासा हुआ है कि 1500 से ज़्यादा वहाँ पे लोग मरे थे, जिसमें से 89 कश्मीरी हिंदुओं की हत्या हुई। हालांकि देखिए मौत दुखद है। कई जगह दिखाया जा रहा है कि उसमें जो दर्द छलका है वो सिनेमा हॉल में भी जाके उनका वो दर्द आपका जय भीम फिल्म देख के नहीं छलका, वो दर्द आपका शूद्र फिल्म देख के नहीं छलका, वो दर्द आपका जो हजारों साल से आप जो अत्याचार कर रहे हो दलितों, शोषितों, वंचितों पे, तब तो आपका दर्द नहीं छलका। वही सवर्ण लोग हैं या कथाकथित, जो मैं कहता हूँ सवर्ण भी नहीं कहूँगा, सामंतवादी लोग हैं, जिन्हें दलित की परछाई पड़ जाने से वो अपवित्र हो जाते थे, तब उनका दर्द नहीं छलकता था। बीजेपी तो कहते हैं कि भाई हिंदुओं में मैं सबका साथ और सबका विकास दोनों का नारे। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने चुनाव से ठीक पहले कहा कि भाई मुस्लिम भाई, मैं मुस्लिम भाई से प्यार करता हूँ, मुस्लिम भाई मेरे से करते हैं। इस चीज़ को समझिए, इनके एजेंडे अलग हैं, ठीक है। ये मुसलमानों को सिर्फ इसलिए सामने रखना चाहते हैं जिससे कि हिंदुओं को डराएं, ठीक है। जब ये हिंदू मुस्लिम करके इनका एजेंडा फिट हो जाता है, हिंदुओं को टाइट कर देते हैं। देखो साहब, हमने मुसलमानों को डरा दिया, हमने ये कर दिया, अब हिंदू टाइट हो गए। अब हिंदुओं में ये क्या काम करते हैं, जो एक जनरल लॉबी है, उस जनरल लॉबी को कैसे खुश करते हैं। मैं देखिए बिल्कुल बेखौफ बोल रहा हूँ, जनरल लॉबी को ऐसे खुश कर रहे हैं कि साहब देखो हमने आरक्षण कमज़ोर कर दिया, जो सरकारी कंपनी थी उनका निजीकरण कर दिया है। निजीकरण हो गया ना, अब आरक्षण खत्म हो रहा है। अब जो दलित, शोषित, वंचित, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हमें संविधान दिया था, संविधान की ताकत दी थी, उस संविधान को हमने कमज़ोर कर दिया। बीपी मंडल साहब ने जो ओबीसी आरक्षण दिया था, जिससे ओबीसी के बच्चे पढ़ के ऊपर जा रहे थे, देखो हमने वो भी कमज़ोर कर दिया। इससे इन्होंने सवर्णों को टाइट कर दिया। अब सवर्ण इनका कोर वोटर हो गया। हमारे देश की विडंबना ये है, 1 मिनट और लूँगा, हमारे देश की विडंबना ये है कि मेरी एक आंख फूट जाए तो किसी को कोई तकलीफ नहीं, मुझे भी तकलीफ नहीं, लेकिन जो मेरे सामने वाला है जिसकी दोनों आंखें दुरुस्त हैं, अगर उसकी दोनों आंखें फोड़ दी जाएं तो मेरे से ज़्यादा परम सुखी कोई नहीं है। तो योगी जी और मोदी जी और बीजेपी, आरएसएस इस समय वही काम कर रहे हैं। सवर्णों की तो एक आंख उन्होंने फोड़ रखी है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इसमें सभी के बच्चे जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुश इसलिए कर रखा है कि देखो ओबीसी वाले तुमसे नीचे, हमने उनकी दोनों आंखें फोड़ रखी हैं, एससी एसटी वाले तुमसे और नीचे, हमने उनकी दोनों आंखें भी फोड़ रखी हैं, एक टांग भी उनकी काट रखी है। तो समाज में ये नफरत फैलाने का जहर फैलाया जा रहा है। अब मैं 2 मिनट और लूँगा आपके, मुझे एक वाकया और ध्यान आ गया कि कोरोना के 2 फेज चले, 2 साल पूरी दुनिया ने त्रासदी झेली, हमारे देश ने भी झेली, ठीक है। आरएसएस के लोग थे, मैं साक्ष्य हूँ, बीजेपी का कोई आदमी नहीं पहुंचा। जो यहाँ पे बड़े बड़े शहरों में सो कॉल्ड जो वोटर है बीजेपी का, जब उनको दिक्कत हुई तब उन्हें ऑक्सीजन किसने दी? अब्दुल ने उन्हें ऑक्सीजन दी। तब उन्होंने अब्दुल की ऑक्सीजन क्यों ले ली? तब उन्हें दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अब दिक्कत है, चूंकि अब चुनाव आ गया। अब्दुल की ऑक्सीजन ली, सरदार जी ने उन्हें आईसीयू बेड दिलवाया, और किसी यादव ने या किसी दलित ने उन्हें खून दिलवाया, तब उन्हें हिंदू याद नहीं आया, तब उन्हें जान प्यारी थी। तो हमें इस चीज़ को देखना होगा, हमारे देश में जाति और धर्म कभी मुद्दा नहीं रहा है। अकबर के सेनापति कौन थे? अकबर के सेनापति बताइए कौन थे? क्योंकि हमारे देश में किसी को जानकारी नहीं है। कंगना रनौत कहती है 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ है। अकबर के सेनापति थे मान सिंह, और महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? शेर खान। छत्रपति शिवाजी के अंगरक्षक कौन थे? 7 अंगरक्षक थे, 7 के 7 मुस्लिम थे। और औरंगजेब के जो सेनापति था वो कौन था? उदयभान। देश में कभी जाति धर्म की लड़ाई नहीं हुई, हमेशा सत्ता की लड़ाई हुई है। और इस सत्ता को पाने के लिए बीजेपी के लोग इस तरीके के प्रपंच रच रहे हैं। पहले धर्म में आपको बांट रहे हैं, फिर जाति में आपको बांटने का काम कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि जिस तरीके से कि एक जाति में, एक धर्म में एक जाति विशेष को ऊपर लेकर जाया जा रहा है। अभी उत्तर प्रदेश चुनाव का रिजल्ट आया है, क्या सभी जातियों ने सपोर्ट नहीं किया योगी आदित्यनाथ? देखिए,
मैं ये नहीं कह सकता सभी जातियों ने सपोर्ट किया या नहीं किया, क्योंकि चुनाव के बाद इन चीज़ों के कोई मायने नहीं रह जाते हैं। ये बातें हमें चुनाव से पहले करनी चाहिए थी। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ, पिछली बार योगी आदित्यनाथ जी को, जो हमारे हिंदू हृदय सम्राट हैं, उनको जो बहुमत मिला था, जितनी सीटें मिली थी, उनसे उनकी सीटें कम हुई या नहीं हुई? आप बताइए, कम हुई? तो जाहिर सी बात है एंटी इनकम्बेंसी थी, उनके वोटों का प्रतिशत गिरा, उनकी सीटों का प्रतिशत गिरा, और जो प्रमुख विपक्षी दल था समाजवादी पार्टी, उसको अब तक का सबसे ज़्यादा बहुमत मिला। जब से समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई 36% उस गठबंधन को वोट मिला। तो जाहिर सी बात है कि जनता बदलाव चाहती थी। दिक्कत कहाँ रही? दिक्कत आ गई बहुजन समाज पार्टी में। बहुजन समाज पार्टी का एक कथाकथित बहुजन दलित वोटर हुआ करता था, जो कभी भी 18 से 22% से कम नहीं हुआ। इस बार बहन जी ने सरेंडर कर दिया। अब उसके क्या कारण रहे, क्या नहीं रहे, ये तो बहन जी जाने, योगी आदित्यनाथ जी जाने। वो वोट घट के 12% हो गया, और मुझे ऐसा लग रहा है यही हार की वजह रही, और वो सारा का सारा वोट बीजेपी को ट्रांसफ़र हो गया, क्योंकि बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो वहाँ तक पहुँच गया, और समाजवादी पार्टी या विपक्ष का जो कार्यकर्ता था वो असफल रहा, वो वहाँ तक रीच नहीं बना पाया। तो जो हार की वजह रही, जो मुझे मोटा मोटी, अब देखो इन पे ज़्यादा बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो योगी जी को आप ये कह लो कि बहुमत मिला या कुछ मिला, उन्हें मौके का फ़ायदा मिला, क्योंकि बहन जी कमज़ोर हो गई थी। बाकी समाजवादी पार्टी की हार नहीं हुई है। एक सवाल और है, केशव प्रसाद मौर्य जिनके चेहरे पे पिछली बार चुनाव लड़ा गया था, इस बार अपनी सीट भी वो नहीं निकाल पाए। वो तो भाई साहब फंस गए। उनके लिए तो मैं सिर्फ सांत्वनाएं दे सकता हूँ। वो अखिलेश जी को टारगेट करते रहे। उनका 10 मार्च से पहले, एक दिन पहले बयान आ रहा था कि सपा 400 नहीं 300 सीट पे आ गई है, अब 100 सीट पे रह जाएगी, और वो दूसरे का घर फूंकते फूंकते, देखो मेरी बात सही हो रही है कि मेरी एक आंख फूट रही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तेरी दोनों आंखें फूटनी चाहिए। अपना घर नहीं बचा पाए, दूसरे के घर में आग लगाने के लिए एसपी सिंह बघेल साहब हों, चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी हों, ये लोग अखिलेश जी का घर फूंकने के चक्कर में अपना घर भी नहीं बचा पाए। तो केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ मेरी पूरी संवेदनाएं हैं, और उन्हें अब भी जाग जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उन्हें इस्तेमाल कर रही है। उनके नाम पे 2017 में उनको चेहरा बना के वोट लिया गया, और अब उनको इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो पार्टी से कुछ मांग पाएँ, कुछ निगोशिएट कर पाएँ। उनकी स्थिति, जो पहले तो वो स्टूल मंत्री थे, लेकिन इस समय उनकी स्थिति धोबी के कुत्ते की तरह हो गई है। ना तो वो घर के रहे, ना वो घाट के रहे। वो मुद्दा कहीं और से शुरुआत है, कहीं और पहुंच गया, लेकिन मतलब यूपी चुनाव भी हाल में हुआ, तो उस पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। अच्छा, कांग्रेस की स्थिति अभी फिलहाल के स्थिति में क्या देख रहे हैं? क्योंकि यूपी का चुनाव हुआ, 5 स्टेटों के चुनाव थे, तो सारी पार्टी की बात के लिए कांग्रेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव देखिए, इसके बाद है। जो अगर हम उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करें, तो इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव 2 ध्रुवीय था, या तो सत्ता की तरफ या सत्ता के विपरीत। ठीक है, लोग कांग्रेस की बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन लोगों को ये समझ में आ गया था कि इस बार हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, कांग्रेस को हम 2024 में वोट देंगे। तो इस वजह से कांग्रेस पार्टी का नुकसान हुआ, लेकिन इतना सफिशिएंट नहीं है, लीडरशिप में कमी है, और जो जिले लेवल का कार्यकर्ता है वो पब्लिक से कनेक्ट नहीं कर रहा है। वो भगवान भरोसे बैठा हुआ है कि जब जनता भारतीय जनता पार्टी से परेशान हो जाएगी, जब भारतीय जनता पार्टी से दुखी हो जाएगी, तो हमें ऑटोमेटिकली वोट कर देगी। साहब, अब वो ज़माना जा चुका है। अब अगर आप जनता के पास जाएंगे तभी आपको वोट मिलेगा। दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ, कोई विधायक दौड़ाया गया, मारा गया, पीटा गया, उठक बैठक लगाई भरे मंच पे, और वो विधायक जीत भी गया। क्यों जीता? क्योंकि उसने जनता के पास गया और माफ़ी मांगी, जनता ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। अब आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने रहो, अगर आप जनता के बीच में नहीं जा रहे हो, जनता आपको वोट नहीं देगी। जमाना बदल चुका है। डीपी यादव के बेटे सैसवान सीट से चुनाव लड़े, कुणाल यादव जी, और एक समय था जब डीपी यादव जी का सिक्का चलता था, वो एकदम से प्रकट हुए, वहाँ चुनाव लड़े, क्या असर रहा? हार गए ना। तो अब वो राजशाही, या मैं राजा हूँ, मैं बड़ा नेता हूँ, मैं वो हूँ, ये हूँ, अब वो जमाना नहीं रह गया। मन से एक रैली में, पूरे यूपी में एक रैली में राहुल गांधी उतरे, जो बनारस की सीट पे पड़ता है, एक सीट पड़ता है, उसमें रैली में उतरे, लगातार बोलते रहे कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस मंच से खड़े होकर नहीं बोल सकता कि मैं आपको 15 लाख दूंगा जैसे मोदी जी ने बोला है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी कितनी भी नीचे मैं गिर जाऊँ।
देखिए ये तमाम साहब, चीजें। एक चीज़ मैं बताऊं, एक तरफ तो एक ऐसा आदमी है राहुल गांधी जो लॉयल है, झूठ नहीं बोलता, लेकिन कहीं ना कहीं दुष्टों को और नीचों को हराने के लिए, कहते हैं ना, एक संस्कृत में कहावत है, सठे शाठ्यम समाचरेत। अगर आपको दुष्ट को हराना है तो आपको उसके लिए दुष्टतापूर्वक व्यवहार करना पड़ेगा, टिट फॉर टैट। अब वो जमाना नहीं रहा कि हर जगह आपके सच और धर्म और अहिंसा की बात चल जाए। कहीं ना कहीं आपको नीति का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उस नीति या कूटनीति में इस बार कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या जो भी विपक्षी दल हो, वो दल इस बार उस रणनीति को नहीं समझ पाए, और इन प्रमुख विपक्षी दलों को अब रणनीति में बदलाव करने की आवश्यकता है। चलिए, ये तमाम मुद्दों पर यूपी चुनाव से लेकर और जो फिल्म आ रही है द कश्मीर फाइल्स, उस पर लगातार बातचीत हुई, और मेरा भी यही मानना है कि वो एक फ़िल्म है और उसको जाइए देखिए भले ही, लेकिन फ़िल्म के तरीके से देखिए। उसके अंदर जो चीज़ दिखाए गए हैं, जैसे आम फिल्म में और फिल्मों में दिखाया जाता है, उसी तरह से उसको भी देखिए, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो लोग देखने जा रहे हैं उनको भी जो है एक फ़िल्म के तरीके से देखें। फ़िलहाल के लिए नमस्कार।